आज हम नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक विज्ञान कथा हिम युग की वापसी का वाचन करेंगे। बच्चों, ये एक विज्ञान कथा है। विज्ञान कथा कठिन वैज्ञानिक तथ्यों को कहानी के माध्यम से सरल रूप में समझाने का एक तरीका है। इस कहानी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को समझाया गया है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके प्रति हमें सचेत किया गया है। बच्चों, जैसा कि हमने शीर्षक में देखा, हिम युग की वापसी। बच्चों, इस विज्ञान कथा के लेखक हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर। तो जैसा हमने कहा कि इसका शीर्षक है हिम युग की वापसी। शीर्षक से ही ये पता चल रहा है कि कभी पहले हिम युग था और आज उसकी वापसी के हमको संकेत मिल रहे हैं। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ होने के पहले भी जलवायु में व्यापक परिवर्तन हुआ था। हिम युग भी आया जब पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा भीषण बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद जलवायु में परिवर्तन हुआ और हिम युग की समाप्ति हुई और पृथ्वी पर जीवन का आगमन हुआ। बच्चों, इकोसिस्टम में परिवर्तन प्राकृतिक या नेचुरल ढंग से भी होता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में, आज के समय में, इसका बहुत बड़ा कारण मनुष्य की स्वार्थी विकास की लालसा रही है। बच्चों, अपने निजी फायदे के लिए मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की जलवायु में बड़े परिवर्तन के संकेत हमें मिलते रहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान के इलाकों में बहुत अधिक बारिश होना या मैदानी क्षेत्रों में अचानक सूखा पड़ जाना या फिर ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और फिर समुद्र के तटीय क्षेत्रों में भयंकर तूफानों का आना। ये सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के उदाहरण हैं। बच्चों, आइए हम इस कथा का वाचन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। आइए वाचन करते हैं। पापा पापा, जल्दी उठो, देखो बाहर कितनी सारी बर्फ है, कितना अच्छा लग रहा है। राजीव शाह की सुबह सुबह की गहरी नींद बच्चों के शोरगुल से उचट गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि शोरगुल किस बात पर हो रहा है। कविता और प्रमोद क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं। तो बच्चों, ये कथा में ये दिखाया गया है कि मुंबई शहर की घटना यहाँ दिखाई गई है। एक काल्पनिक घटना है। बताया गया कहानी के माध्यम से कि राजीव शाह जो एक पत्रकार हैं, वो अपने घर में हैं। अचानक उनके बच्चे शोर मचाते हैं कि पापा देखो बर्फ कितनी पड़ी। पापा, क्या हम नीचे जाकर बर्फ में खेल सकते हैं? कविता ने पूछा। बर्फ यहाँ मुंबई में?
यह कैसे मुमकिन है? राजीव की नींद फौरन गायब हो गई। वह लपक कर खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांका। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वाकई बाहर बर्फबारी हुई थी। दूर दूर तक घरों के बीच में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। और तभी उसे महसूस हुआ कि कितनी अधिक ठंड पड़ रही है। बच्चों ने तो 2-2 स्वेटर तक चढ़ा लिए थे। गर्म कपड़ों के नाम पर उनके पास वही स्वेटर थे। वैसे भी मुंबई में गर्म कपड़ों की ज़रूरत किसे पड़ती है? ये स्वेटर भी उन्होंने पिछले साल ऊटी में खरीदे थे और तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुंबई में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बच्चों, मुंबई समुद्र के किनारे है। वहाँ ठंड पड़ने की कोई गुंजाइश तो होती नहीं है, इसलिए वहाँ पर गर्म कपड़ों को लोग नहीं रखते हैं। लेकिन कथा में यह दिखाया गया है कि अचानक वहाँ बर्फ गिरने लगती है और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे, नहीं, नीचे मत जाओ, ठंड से सिहरते हुए राजीव बोला और फिर अपने चारों ओर शाल लपेटते हुए उसने भी हथियार डाल दिए। हम छत पर चलेंगे, लेकिन पहले जूते मोजे पहन लो। राजीव ने अपने बच्चों से कहा, ठीक है, हम सड़क पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर छत पे चलेंगे, लेकिन पहले तुम लोग जूते मोजे पहन लो, नहीं तो इतनी ठंड है, कहीं तुमको ठंडा ना लग जाए, क्योंकि वो ठंड में रहने के तो आदी थे नहीं। प्रमोद और कविता दौड़कर पहले ही छत पर पहुंच गए। राजीव ने भी एक और मोटा शाल निकाल लिया। उसकी दिली इच्छा हो रही थी कि उनके पास भी कोई हीटर होता, यहाँ तक कि कोयले वाली अंगीठी से भी काम चल जाता। अब बच्चों, क्योंकि वो तो मुंबई शहर था, वहाँ ठंड तो पड़ती नहीं थी, इसलिए ना वहाँ लोगों के पास गर्म कपड़े थे और ना ही हीटर की व्यवस्था थी। आगे, पिछले एक हफ्ते से जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे थे, उसी की परिणति थी यह बर्फ। आम तौर पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर ही मुंबई वाले शोर मचाने लगते हैं कि ठंड पड़ रही है। कल दिन का तापमान मुश्किल से 5 डिग्री पहुंचा था और रात में 0 डिग्री हो गया, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फ भी पड़ने लगेगी। इस बर्फबारी ने मौसम के अच्छे अच्छे पंडितों के मुंह बंद कर दिए थे। देखिए, मुंबई में अचानक बर्फ पड़ रही है और ये वहाँ की लोगों की उम्मीद से बिल्कुल विपरीत घटना थी। आगे, जल्दी आओ पापा, छत की ऊपरी सीढ़ी से प्रमोद चिल्लाया। अपार्टमेंट के सबसे ऊंची मंजिल पर बने इस फ्लैट के मालिक होने के नाते छत पर भी उन्हीं का अधिकार था। मुंबई जैसे शहर में यह बड़े शान की बात थी। मैं आ रहा हूँ, पर अपना ध्यान रखो, बर्फ फिसलन भरी हो सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राजीव ने बच्चों को सावधान किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि छत पर कितनी ठंड होगी। छत पर पहुंचते ही आसपास का नज़ारा देखकर वह अपनी चिंता भूल गया। उसे लगा कि गर्म और आर्द्र जलवायु के शहर मुंबई की बजाय वह क्रिसमस कार्ड पर छपी किसी यूरोपीय शहर की तस्वीर देख रहा हो। हिंदू कॉलोनी की कुंज गलियों में लगे पेड़ों पर भी सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, लेकिन फुटपाथों और सड़कों पर यातायात के कारण काले सफ़ेद का बेमेल संगम हो रहा था। दादर के पार जाती रेलवे लाइन भी सुनसान पड़ी थी।
तो बच्चों, मुंबई तो समुद्री के किनारे बसा है, वहाँ की जलवायु गर्म है और आर्द्र है, वहाँ की हवा में नमी रहती है। लेकिन जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया कि जैसे कोई यूरोपीय शहर हो, कोई ठंडे देश का कोई शहर हो, जहाँ पे कि बर्फ़ इस तरह से फैली रहती है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मध्य रेलवे वालों ने भी अपना तामझाम समेट लिया होगा, उन्हें किसी बड़े बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजीव बड़बड़ाया, मुझे हैरानी है कि पश्चिम रेलवे वाले क्या कह रहे होंगे। जवाब के तौर पर तभी उसे माहिम की ओर जाती पटरी पर लोकल ट्रेन दिखाई दी। राजीव की कल्पनाएं 5 साल पीछे की उड़ान भर रही थी। तब उसने एक शर्त लगाई थी। उस वक्त तो शर्त लगाना बहुत आसान लग रहा था कि क्या मुंबई में बर्फ पड़ेगी। उसका दावा था कभी नहीं। लेकिन बसंत ने बड़े यकीन के साथ कहा था, अगले 10 वर्षों के भीतर मुंबई में बर्फ पड़ेगी। लेकिन ऐसा केवल 5 वर्षों के भीतर ही हो गया। बच्चों, राजीव को ये सब दृश्य देख करके अचानक 5 साल पहले की याद आई। तब उन्होंने, बसंत जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर यही हाल रहा तो 10 साल बाद मुंबई में बर्फ पड़ने लगेगा। राजीव को ये विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तभी ये शर्त लगाई थी और उनका मानना था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे बच्चों, वाशिंगटन में भारतीय राजदूत द्वारा दी गई दावत में पहली बार वह बसंत से मिला था। बसंत यानी प्रोफेसर बसंत चिटनिस, जो उस दौरान अमेरिका में जगह जगह पर व्याख्यान दे रहे थे। वो बसंत कौन थे? प्रोफेसर बसंत चिटनिस थे, जो कि अमेरिका में उस समय जो है अपने व्याख्यान देने के लिए वहाँ पे गए थे, भारतीय राजदूत के बुलावे पर। राजदूत ने उस दावत में डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया था। कुछ पत्रकार भी थे, जिनमें राजीव भी एक था। विज्ञान और राजनीति पर गपशप का दौर जारी था, लेकिन बसंत चुपचाप बैठा था। ऐसी दावतों और गपशप में वह शायद ही कभी शामिल होता हो। टेली प्रिंटर पर अभी अभी एक संदेश आया है, ज्वालामुखी वेसुवियस दोबारा फट पड़ा है। एक पत्रकार लगभग चिल्लाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। देखिए बच्चों, जब ये वहाँ पर दावत चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तभी एक पत्रकार चिल्लाते हुए अंदर आया और उसने कहा कि अभी अभी सूचना मिली है, संदेश आया है कि ज्वालामुखी वेसुवियस दोबारा फट गया है। आगे, हे भगवान, 3 महीनों के भीतर फटने वाला यह चौथा ज्वालामुखी है। ऐसा लगता है कि धरती माता का पेट खराब हो गया है। राजीव ने वसंत से कहा, जो उसके बगल में ही बैठा था। पर हमें धरती माँ के पेट के बजाय उसकी खाल की परवाह करनी चाहिए, बसंत ने तुरंत ही जवाब दिया। राजीव पत्रकार थे, उनको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, ये जो ज्वालामुखी फटे हैं, ये शायद धरती माँ के पेट में खराबी हो। लेकिन बसंत को तो सारे तथ्य पता थे ना। वो बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि हम धरती माँ के पेट की बजाय उसकी खाल की परवाह करें। खाल क्या है? ये जो इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा,
जिस पर सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो है रहते हैं। ये है सबसे, इसीलिए बसंत ने कहा कि हमें इस इकोसिस्टम को संभालना होगा, इस पे ध्यान देना होगा। आपका क्या मतलब है, राजीव ने पूछा। हाँ हाँ बसंत, हमें भी बताओ, मैरीलैंड विश्वविद्यालय से आए एक प्रोफेसर ने कहा। अच्छा, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसका सब कुछ धरती पर ही नहीं गिरता है, कुछ पदार्थ वायुमंडल में घुल मिल जाता है। वह निर्भर करता है कि कितना, क्योंकि एक निश्चित स्तर पार करने पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। मुझे डर है कि हम उस सीमा को अगर पार नहीं कर गए हैं तो उसके निकट तो पहुंच ही गए हैं, बसंत ने गंभीरतापूर्वक बताया। देखिए, जब कोई प्रोफेसर बसंत ने बताया कि जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा नहीं है कि फटा और उसका सारा मटेरियल जो है वो धरती पे ही केवल गिर के रह जाता है। बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो आसमान में, हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। जैसे बहुत सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसें हैं, खतरनाक गैसें, वो हमारे एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा प्रदूषित कर देती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा इसका जो है संतुलन ना इसकी वजह से बिगड़ जाए। आगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर उससे क्या होगा। किसी सनसनीखेज कथा की उम्मीद में एक अमेरिकी खबरनवीस पेन और पैड निकाल कर तैयार हो गया। खबरनवीस किसको कहते हैं? पत्रकार। जब प्रोफेसर बसंत ने ये बताया कि इससे जो है हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो उस पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आखिर उससे क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा तो उससे क्या होगा। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बसंत ने उल्टा सवाल कर दिया। कल्पना करें कि मैं अपनी सलाह दूं कि आप अपनी राजधानी वाशिंगटन से हटाकर होनोलुलु ले जाएं, पर उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? खबरनवीस ने पूछा। भाई प्रोफेसर बसंत ने कहा कि अगर आपसे कह दिया जाए, आप कह रहे हैं कि तो क्या होगा, क्योंकि वाशिंगटन है, अगर उसको तुमको मतलब राजधानी को हटा करके होनोलुलु ले जाना पड़े, ऐसी स्थिति, भाई प्रकृति का संतुलन है, बिगड़ेगा तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आगे, क्योंकि आप खबरनवीसों को पहेलियाँ बुझाना अच्छा नहीं लगता, मैं इसका जवाब भी दूंगा। भाई उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हैं कि जो है राजधानी वाशिंगटन से होनोलुलु ले जाना पड़ सकता है। तो प्रोफेसर बसंत ने मुस्कुराते हुए ये बात आगे फिर कही। मुस्कुराते हुए बसंत ने कहा, हिमयुग के आने से आपको न्यूयॉर्क, शिकागो और यहाँ तक कि वाशिंगटन जैसे उत्तरी शहर खाली करने पड़ेंगे। बच्चों, क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका का जो उत्तरी इलाका है वो वहाँ पे भीषण बर्फ अभी भी पड़ती है। अब क्योंकि जब हिमयुग आ जाएगा तो ऐसे क्षेत्र जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है या वाशिंगटन है, इनमें इतनी बर्फ पड़ेगी हिमयुग के आने से कि वहाँ रहना संभव नहीं हो जाएगा। इसलिए बसंत ने ये बात कही थी कि आपको राजधानी, अपनी कैपिटल जो है वो ऐसा ना हो कि कैपिटल जो है वाशिंगटन से हटा करके होनोलुलु ले जाना पड़े। इससे पहले कि प्रोफेसर बसंत और कुछ बता पाते, विदेश मंत्रालय से एक खास मेहमान के आने से उनकी बातचीत में
व्यवधान पड़ गया। फिर आम बातचीत होने लगी, लेकिन राजीव बसंत को थोड़ा और कुरेदना चाहता था। अतः जैसे ही बातचीत का मौका मिला उसने सीधे मतलब की बात की। आप अपने सभी दावों को ठोस सबूतों के साथ पेश करने के लिए विख्यात हैं, लेकिन क्या हिमयुग के बारे में आपकी भविष्यवाणी कुछ दूर की कौड़ी नहीं लगती? अवश्य ही। मैं आपके क्षेत्र का नहीं हूँ, मगर मेरा मानना है कि अगले हजारों साल तक कोई हिमयुग नहीं आएगा, बशर्ते कि हमारा पारंपरिक ज्ञान। देखिए, राजीव ने कहा कि आप तो बसंत से, प्रोफेसर बसंत से कहा कि आप तो ठोस सबूतों को पेश करने के लिए जाने जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि हिमयुग की आने वाला है। अगर ऐसा है, और जबकि मेरा मानना है, राजीव ने कहा, मेरा तो मानना है कि अगले हजारों साल तक ये नहीं आएगा। आगे गलत साबित ना हो। पापड़ खाते हुए बसंत ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि अगर हमारे वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति का संतुलन यूं ही बिगड़ता गया तो 10 साल के भीतर ही ये मुसीबत आ जाएगी। लेकिन मिस्टर शाह, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। मुंबई में आप सुरक्षित हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तर दक्षिण में 20 डिग्री अक्षांश तक की पट्टी को सुरक्षित रहना चाहिए। देखिए, प्रोफेसर बसंत ने कहा कि अगर हमारा इकोसिस्टम इसी तरह प्रभावित होता रहा, अगर प्रकृति का संतुलन ऐसे ही बिगड़ता गया, तो अगले 10 साल में ये मुसीबत अवश्य आ जाएगी। लेकिन उन्होंने राजीव शाह को आश्वासन दिया कि लेकिन आप मत डरिए, क्योंकि जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारे धरती के बीचों बीच जो रेखा जाती है, जो ये डिसाइड करती है कि नॉर्थ और साउथ पोल का रीजन जो निश्चित करती है, अगर उससे मुंबई जो है उससे 20 डिग्री 20 डिग्री अक्षांश तक जो है दोनों तरफ ऐसी स्थिति नहीं आएगी, और मुंबई जो है 20 डिग्री अक्षांश के अंदर जो है आती है। इसलिए आप मत डरिए। आगे, अगर मुझे स्कूल में पढ़ी भूगोल की कुछ मोटी मोटी बातें याद हैं, तो मुंबई भी इसी अक्षांश के भीतर करीब 19 डिग्री उत्तर में स्थित है, आपकी पट्टी के सीमांत पर। तो हम मुंबई वालों को बर्फबारी और अन्य सब चीज़ों के साथ असली शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। मुझे कहना चाहिए कि हम आसानी से बचे रहेंगे, बसंत ने चहकते हुए कहा। आगे, मैं यकीन नहीं कर सकता, केवल 10 साल के भीतर मुंबई में बर्फ गिरेगी, ये नामुमकिन है। अगर आप एक दमड़ी लगाएं तो मैं $10 की शर्त लगा सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। निश्चित रूप से ये बहुत दुस्साहसपूर्ण शर्त है। $10 का नोट निकालते हुए राजीव ने कहा। राजीव शाह पत्रकार थे। उन्होंने कहा कि मैं शर्त लगाता हूं कि 10 साल के अंदर जो है मुंबई में बर्फ नहीं गिरेगी। लेकिन बसंत आगे कहते हैं, आगे, मुझे डर है कि हालात मेरे पक्ष में कुछ ज़्यादा ही अनुकूल हैं। निश्चित बातों पर मैं शर्त नहीं लगाता हूँ। पत्रकार साहब, आप निश्चित रूप से ये $10 हार जाएंगे। उसके बजाय आइए
हम अपने कार्ड बदल लेते हैं। ये रहा मेरा कार्ड, मैं इस पर आज की तारीख लिख देता हूँ। आप भी ऐसा ही करें। अगर 10 साल के भीतर मुंबई में बर्फ़ गिरती है तो आप मेरा कार्ड लौटा देंगे और अपनी हार मान लेंगे। अगर नहीं पड़ी तो मैं अपनी हार मान लूँगा। प्रोफेसर बसंत ने कहा कि अगर हमारी प्रकृति का संतुलन इसी तरह बिगड़ता रहा तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगले 10 साल में मुंबई में भी बर्फ़ गिरने लगी। और अगर आप शर्त लगा रहे हैं तो मैं पैसे की शर्त नहीं लगाता हूँ। हाँ, ये कार्ड है, मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको। अगर 10 साल के भीतर मुंबई में बर्फ़ गिरती है तो आप मेरा कार्ड लौटा देंगे और अपनी हार मान लेंगे। अभी वे कार्डों का लेन देन कर ही रहे थे कि मेज़बान ने आकर घोषणा की। मेज़बान कौन थे? जिन्होंने ये दावत बुलाई थी, जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। आइए और हमारे खानसामे द्वारा बनाई गई खास मिठाई का आनंद लीजिए। एक बड़ा सा आइस केक उसी मेज पर लाया गया जिस पर कुछ देर पहले दावत चल रही थी। केक का नाम पढ़कर राजीव और बसंत दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। केक का नाम था आर्कटिक सरप्राइज। बच्चों, पार्टी चल रही थी, भोजन पानी सब हो गया, तभी जो है वहाँ पे केक एक सजा दिया गया, केक की व्यवस्था की गई और केक का नाम रखा गया आर्कटिक सरप्राइज। आर्कटिक तो आप लोग जानते ही होंगे। आर्कटिक ओशियन जो हमारे नॉर्थ में रसिया के ऊपर के क्षेत्र में जो ओशियन है उसको हम आर्कटिक ओशियन के नाम से जानते हैं, जो प्रायः जमा रहता है हमेशा, साल के 12 महीने बर्फ से ज़्यादातर हिस्सा उसका जमा रहता है। वास्तविक सरप्राइज तो 10 साल के भीतर आने वाला है, बसंत बुदबुदाया, पर वह उतना खुशनुमा नहीं होगा। छत पर बच्चों ने धमाचौकड़ी मचा रखी थी। अब फिर से वर्तमान में जो है राजीव लौट आया। छत पर बच्चों ने धमाचौकड़ी मचा रखी थी। कविता द्वारा फेंका गया बर्फ का गोला राजीव को आकर लगा और वह अतीत से तुरंत वर्तमान में आ गया। अभी तो वो पुरानी बात सोच रहा था, उस पार्टी में जो घटना हुई थी। अब वो फिर से वापस आ गया, अपनी वर्तमान में फिर आ गया और मुंबई के बर्फबारी को देखने लगा। सचमुच में वह शर्त हार चुका था। अब तो उसे डाक द्वारा प्रोफेसर चिटनिस का कार्ड वापस भेजना था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, पर डेस्क से कार्ड निकालते ही उस पर अंकित फ़ोन नंबर से उसे एक बेहतर विचार सूझा। अवश्य ही शर्त के अनुसार उसे कार्ड डाक द्वारा भेजना था, पर फ़ोन द्वारा उनसे सीधे बात क्यों न की जाए। उसने तुरंत ही फ़ोन मिलाया। जो कार्ड उसने निकाला तो उस पर प्रोफेसर चिटनिस का फ़ोन लिखा हुआ था। तो उसने सोचा कार्ड तो ठीक है हम डाक से भेज देंगे, लेकिन पहले प्रोफेसर चिटनिस से हम बात तो कर लें। फ़ोन खैर मिलाया उन्होंने। हाँ चिटनिस, उसने पूछा। दूसरे छोर पर स्थित व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ, बसंत चिटनिस बोल रहा हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज़? मैं राजीव शाह बोल रहा हूँ, आपको याद होगा हमारी शर्त। बिल्कुल, मैं आज तुम्हें ही याद कर रहा था। तो तुम हार मानते हो? क्योंकि राजीव शाह तो शर्त हार चुके थे। उनका मानना था कि मुंबई में कभी बर्फ़ ही नहीं पड़ेगी और प्रोफेसर चिटनिस ने कहा था कि बहुत जल्दी ही बर्फ़ पड़ेगी। इस तरह से प्रोफेसर बसंत जो है ये शर्त जीत गए थे। आगे
राजीव की आंखों के सामने दूसरे छोर पर बसंत का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। सचमुच, पर क्या आप मुझे साक्षात्कार के लिए आधे घंटे का समय देंगे? मैं आपकी भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार जानना चाहता हूँ। मैं आपके सिद्धांत को प्रकाशित कराना चाहता हूँ। बिल्कुल, पर अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी तुम्हारा स्वागत है, बशर्ते कि तुम सुबह 11 बजे तक संस्थान पहुंच जाओ। बच्चों, राजीव शाह ने कहा कि मैं अब आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो आपने भविष्यवाणी की वो किस आधार पर की। तो प्रोफेसर चिटनिस ने कहा कि ठीक है, इंटरव्यू तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब उन वैज्ञानिक आधारों और सिद्धांतों को जानने से क्या फ़ायदा। अगर हम पहले जान गए होते, हम पहले उसके आधार पर चले होते, समझ जाते, तो आज मुंबई में बर्फ़ न गिरती। तो बच्चों, इस कथा में, इस विज्ञान कथा में हिम युग की वापसी की आशंका के माध्यम से हमें अपने इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाए रखने की सीख दी गई है, क्योंकि प्रकृति के संरक्षण से ही हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित रह सकती है।